सरस्वती साइंस ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में आनुवंशिकता के बारे में अध्ययन किया था। क्या होती है आनुवंशिकता? आनुवंशिकी का जो अध्ययन है सर्वप्रथम किसने किया था, और फिर हमने पढ़ा था कि आनुवंशिकता में आनुवंशिकी जो है उसमें कौन कौन सी शब्दावली का प्रयोग किया गया है। और फिर हमने एक नियम के बारे में पढ़ा था। मेंडल के 3 नियम देखे हमने। उन तीनों नियमों में प्रथम नियम का हमने अध्ययन कर लिया था। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि अन्य जो 2 नियम है वो किस प्रकार के हैं और उनमें क्या है। तो पहले हमने कौन कौन सा पढ़ा था? प्रभाविता का नियम पढ़ा था। और आज हम दूसरा जो सेकंड नियम है मेंडल का वो पढ़ेंगे। कौन सा है वो? पृथक्करण का नियम। क्या है पृथक्करण का नियम? जो पृथक्करण का नियम है उसको क्या बोलते हैं? पृथक्करण के नियम को हम बोलते हैं युग्मों की शुद्धता का नियम भी बोलते हैं। युग्मों की शुद्धता का नियम या विसंयोजन का नियम भी बोला जाता है इसको। जो प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का जो नियम है वो किस पर आधारित है? एकल संकरण पर आधारित है। और जो आगे का जो अन्य जो तीसरा जो नियम है आपका वो स्वतंत्र अपव्यय का नियम, वो किस पर आधारित है? द्विसंकरण पर। तो क्या है पृथक्करण का नियम? इस नियम के अनुसार, किस नियम के? पृथक्करण के नियम के अनुसार, यानी इस नियम के अनुसार F1 पीढ़ी में विषम युग्मजी संकर से युग्म बनते समय, यानी इस नियम के अनुसार F1 पीढ़ी में समयुग्मजी संकर से युग्म बनते समय दोनों युग्म विकल्पी है वो एक दूसरे से पृथक होकर, यानी अलग होकर अलग अलग युग्मों के रूप में क्या है? चले जाते हैं। और ये आपका पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम ही कहलाता है। क्या है विसंयोजन का नियम? कि हमने क्या पढ़ा कि जब हम F1 पीढ़ी प्राप्त करते हैं, कौन सी पीढ़ी प्राप्त करते हैं? F1 पीढ़ी। तो F1 पीढ़ी में हमने क्या पढ़ा कि विषम युग्मजी संकर प्राप्त होते हैं आपको। कौन से? विषम युग्मजी, यानी लंबाई और बोने वाला। उसमें हमने किस विषम युग्मजी लंबे बताए थे। इसमें F1 पीढ़ी में सभी में कौन सा प्राप्त होते हैं? सभी विषम युग्मजी लंबे प्राप्त होते हैं पौधे। उसमें हमने क्या, इसमें क्या है कि जब F1 पीढ़ी विषम युग्मजी संकर से युग्म बनते समय दोनों युग्म विकल्पी है वो एक दूसरे से क्या है? पृथक होकर, यानी दोनों युग्म विकल्पी है दोनों वो क्या करते हैं कि अलग अलग युग्मों में चले जाते हैं। जब हम संतति प्राप्त करते हैं तब क्या होता है? F2 पीढ़ी जब प्राप्त होती है तब वो दोनों क्या है? पृथक होकर अलग अलग चले जाते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? हम पृथक्करण का नियम बोलते हैं। अब जो प्रत्येक युग्म में एक लक्षण के लिए एक युग्म विकल्पी पाया जाता है, इसी कारण हम इसको क्या बोलते हैं? युग्मों की शुद्धता का नियम बोला जाता है। तो क्या है पृथक्करण का नियम? कि जब F1 पीढ़ी में विषम युग्मजी, F1 पीढ़ी कौन सी थी? विषम युग्मजी संकर। विषम युग्मजी को क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि उसमें अशुद्ध लंबे पौधे थे। यानी जब F1 पीढ़ी में या विषम युग्मजी संकर से युग्म बनता है इसमें F2 पीढ़ी में, तो क्या होता है कि दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? पृथक हो जाते हैं या अलग अलग युग्मों में चले जाते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम बोलते हैं। अब क्या है इसमें कि प्रत्येक युग्म में एक लक्षण ही होता है, यानी प्रत्येक जो युग्म है उसके लिए क्या होता है? एक ही लक्षण होता है। और एक लक्षण के लिए केवल क्या है? एक युग्म विकल्पी पाया जाता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? युग्मों की शुद्धता का नियम बोलते हैं। अब इसके बाद में देखते हैं कि किस प्रकार हमने यहाँ तक जो प्रभाविता के नियम में पढ़ा था। क्या था उसमें? कि इन लंबे और बोने पौधों के बीच में, जनकों के बीच में जब क्रॉस करवाते हैं इन युग्मों के बीच में, तब क्या होता है? आपको सभी F1 पीढ़ी में विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। यहाँ से इस नियम में पृथक्करण के नियम क्या होता है? क्या होता है इसमें कि जब इनके बीच में F1 पीढ़ी में जब संकरण करवाया जाता है तो F2 पीढ़ी प्राप्त करेंगे। तो F2 पीढ़ी प्राप्त करेंगे तब क्या करेंगे कि इस प्रकार ये आपको नर और मादा दोनों लेनी है। नर और मादा युग्म दोनों लेने हैं। तो नर का चित्र है, ये जो दिख रहा है ना, ये किसका दर्शा रखा है? नर के रूप में। और ये दर्शा रखा है ये इसमें मादा के रूप में। अब जब इन दोनों का संकरण इस प्रकार हम बना सकते हैं तो एक जगह आपको बड़ा टी लिखना है, दूसरा छोटा। क्यों? क्योंकि इसमें ये दोनों यही है। और इसी जगह इसी प्रकार इसमें लिखेंगे, दोनों को लिख दिया। अब देखते हैं ये बड़े वाला टी और बड़े वाला टी दोनों मिलकर दोनों बड़े टी हो गए।
इसमें आगे देखते हैं ये वाला और ये वाला दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक बड़ा और एक छोटा टी। अब ये छोटे वाला टी और ये बड़े वाला, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। इसमें एक दोनों ही क्या होंगे, छोटे होंगे। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, तो हमें इसका लक्षण प्रारूप अनुपात कितना प्राप्त हुआ, देखते हैं। लक्षण प्रारूप हमने क्या पढ़ा था कि इसमें बाहर से लक्षण देखे जाते हैं। बाहर से लक्षण कैसे, जैसे ये है, ये भी किस में मानेंगे, लंबे में मानेंगे। दूसरा है ये भी किस में मानेंगे, लंबे में मानेंगे, है अशुद्ध लेकिन किस में मानेंगे, लंबे में। इसी को भी क्या मानेंगे, लंबे मानेंगे। और ये है लास्ट वाला, ये किस में मानेंगे, बोने में। तो आपको लक्षण प्रारूप अनुपात कितना प्राप्त हुआ, जिसको फिनोटाइप बोलते हैं, वो प्राप्त हुआ आपको 3:1। क्यों, क्योंकि 3 तो क्या है, लंबे है, और 1 क्या है, बोना। तो कितना हुआ लक्षण प्रारूप अनुपात, 3:1। अब जो जीनोटाइप अनुपात है, जीन प्रारूप अनुपात, उसमें क्या देखते हैं, उसमें हम देखते हैं जीन प्रारूप, यानी उसकी आंतरिक संरचना देखते हैं। तो आंतरिक संरचना देखेंगे तो एक पहला है वो तो अलग है, लंबा, जो शुद्ध लंबा है। फिर ये 2 है वो एक जैसे हैं, यानी अशुद्ध लंबे है, विषम युग्मज लंबे। और ये है क्या है, समयुग्मजी बोना, यानी शुद्ध बोना। तो इसके क्या हो गए, एक तो हो गया शुद्ध लंबा, 2 हो गए अशुद्ध लंबे, और 1 हो गया शुद्ध बोना। तो क्या हो गया, जीन प्रारूप अनुपात 1:2:1। तो लक्षण प्रारूप अनुपात तो कितना होता है, 3:1, और जीन प्रारूप अनुपात कितना प्राप्त हुआ है, 1:2:1। ये है आपका पृथक्करण का नियम। अब देखो इसमें क्या लिख सकते हैं, यदि आपको विस्तार से पूछे कि पृथक्करण का नियम क्या है, उसको समझाइए पूरा। यदि पूछे तो हम पहले तो ये लिख सकते हैं पृथक्करण के नियम में। फिर आपको उदाहरण यदि पूछा हुआ है तो हमने जो ये पढ़ा है, किस प्रकार हमने पौधे लिए, लंबे बोने पौधे लिए, और फिर इसमें किस प्रकार का संकरण करवाया, और फिर आगे हमें कौन से लक्षण प्रारूप अनुपात कितना प्राप्त हुआ और जीन प्रारूप अनुपात कितना हुआ। और इसमें यदि छोटा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको अनुपात भी पूछा जा सकता है कि पृथक्करण के नियम का अनुपात, लक्षण प्रारूप अनुपात कितना होता है, या जीन प्रारूप अनुपात कितना होता है। या फिर ये पूछ सकते हैं कि एकल संकरण में लक्षण प्रारूप अनुपात कितना होता है और जीन प्रारूप अनुपात कितना होता है। क्यों, क्योंकि आपका जो प्रभाविता का नियम और जो पृथक्करण का नियम है वो दोनों किस में आते हैं, एकल संकरण पर आधारित है ये दोनों। अब जो तीसरा, जो इसके बाद में हम देखते हैं कि कुछ एक नियम है जो किस में है, इस पृथक्करण के नियम में ही शामिल है। वो क्या है, इसमें देखते हैं संकर पूर्वज संकरण। क्या होता है संकर पूर्वज संकरण, जिसको हम बोलते हैं बैक क्रॉस। कई बार अलग से पूछ लिया जाता है ये संकर पूर्वज संकरण क्या है या बैक क्रॉस क्या है। जब F1 पीढ़ी, आपकी F1 पीढ़ी हमने पढ़ी थी, यानी F1 पीढ़ी में पीढ़ी के पौधों को संकर दोनों जनकों में से किसी एक के साथ करवाया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, संकर पूर्वज संकरण। इसके नाम से पता चल रहा है संकर पूर्वज संकर, यानी पूर्वज क्या होते हैं, जनकित होते हैं। यानी जब F1 पीढ़ी को, जो F1 पीढ़ी में पौधे प्राप्त होते हैं, उनको जब दोनों जनकों में से एक जनक के साथ, दोनों में से किसी के साथ भी करवा सकते हैं, दोनों में से एक जनक के साथ क्रॉस करवाया जाता है तो उसको बोलते हैं संकर पूर्वज संकरण, यानी बैक क्रॉस। अब संकर पूर्वज संकरण है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। 2 प्रकार कौन सा है, एक तो है बाह्य संकरण, जिसको हम क्या बोलते हैं, आउट क्रॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आउट क्रॉस, यानी बाह्य संकरण। तो आउट क्रॉस क्या है, यानी जब F1 पीढ़ी के पादपों को, ये किसका भाग है, संकर पूर्वज संकरण का, यानी बैक क्रॉस का ही भाग है पहला। आउट क्रॉस है बाह्य संकरण। क्या होता है कि जब F1 पीढ़ी के पादपों को, F1 पीढ़ी के पादप कौन से थे, ये विषम युग्मजी लंबे थे, यानी जब F1 पीढ़ी के पादपों का संकरण अपने प्रभावी जनक के साथ करवाते, ये 2 प्रकार के जनक ले रहे थे, एक तो प्रभावी ले रहे थे, एक अप्रभावी। तो जब प्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है, इनका संकरण करवाया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाह्य संकरण बोलते हैं। अब प्रभावी जनक कौन सा था, यानी दोनों बड़े होने चाहिए। यानी बाह्य संकरण क्या है कि F1 पीढ़ी के पादपों का संकरण है वो अपने प्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है, तो उसको बोलते हैं बाह्य संकरण। अब जब इसमें संकरण प्राप्त करते हैं तो हमें कौन से पौधे प्राप्त होंगे, सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। अब देखते हैं इसमें किस प्रकार। तो ये आपका F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी ये तो प्राप्त हो रही थी, सभी विषम युग्म जो लंबे थे। तो F1 पीढ़ी को किसके साथ करवाना है, प्रभावी जनक के साथ। ये प्रभावी कौन सा था, दोनों बड़े टी होने से प्रभावी में। अब जब इसका युग्म प्राप्त करते हैं, ये नीचे वाले ये है, ये क्या बोलते हैं इसको, युग्मक बोलते हैं इसको। तो इसमें से दोनों अलग अलग ले लिए, क्योंकि दोनों अलग अलग है, एक प्रभावी है और एक अप्रभावी है, ले लिए ये F1 पीढ़ी वाले में।
इसमें से दोनों एक जैसे ही है तो इसमें क्या लेना, आपको एक ही लेना है। तो अब देखते हैं कैसे प्राप्त होते हैं। एक ही जैसे पादप है, अब इसको प्राप्त करते हैं तो F2BD में कैसे प्राप्त होते हैं, आपको इस प्रकार इनको यहाँ लिखेंगे और इन दोनों को यहाँ पर। अब आपको प्राप्त हो रहे पहले लंबे दोनों और दूसरे विषम युग्मजी लंबे प्राप्त हो रहे हैं। यानी पहला तो कौन सा, समयुग्मजी लंबा और दूसरा विषम युग्मजी लंबा। तो इसका जो लक्षण प्रारूपण पात है वो कितना हो गया, 100% हो गया। यानी लक्षण प्रारूप कौन सा होता है, बाहर से देखते हैं, बाहर से देखते तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, दोनों क्या दिखाई दे रहे हैं, लंबे दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सभी पौधे कौन से प्राप्त होंगे, लंबे प्राप्त होंगे। तो लक्षण प्रारूपण पात कितना होता है, बाह्य संकर्ण या आउटक्रॉस का 100% लंबे होते हैं। और जो जीन प्रारूपण पात है वो कितने होते हैं, वो होते हैं आपको 1:1 में। कैसे देखते हैं, जो लंबे है समयुग्मजी लंबे की वो कितने हैं, 50% तो है, यानी एक ही तो है। दूसरा जो विषम युग्मजी लंबा है वो कितना है, वो भी कितना है, 1 है। तो वो कितना हो गया, 50% तो आपका क्या हो गया, विषम युग्मजी लंबे। तो कितना हो गया जीन प्रारूपण पात, 1:1 या 50% समयुग्मजी या 50% विषम युग्मजी। ये आपका बाह्य क्रॉस। उसके बाद में दूसरा आपका जो संकर्ण पुरुष संकर्ण का दूसरा भाग है वो है आपका परीक्षण संकर्ण, जिसको क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस। अब क्या है टेस्ट क्रॉस, उसमें तो प्रभावी जनक के साथ क्रॉस करवा रहे थे F1PD का, और इसमें F1PD को के पादपों का जब भी अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस करवाया जाता है या संकरण करवाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, हम परीक्षण संकरण बोलते हैं। तो परीक्षण संकरण में क्या होता है, इससे जब इसमें जो लक्षण प्रारूपण पात और जीन प्रारूपण पात वो पाया जाता है वो क्या होता है, समान होता है। यानी एक जितना ही प्राप्त होता है दोनों का, उतना ही तो क्या होगा, लक्षण प्रारूपण पात होगा और उतना ही जीन प्रारूपण पात होगा। यानी 50% क्या होंगे समयुग्मजी और 50% क्या होंगे विषम युग्मजी, जो क्या होंगे दोनों शुद्ध। देखते हैं किसे कैसे, इसमें क्या पढ़ा हमने कि F1PD को लेना है और फिर क्या लेने हैं, दोनों आपको लेने हैं अप्रभावी लेना है। अब जो इसमें है जैसे पिछले में किया था उसी प्रकार क्या लेना है, इसमें से ये दोनों अलग अलग है तो इसको दोनों अलग अलग रख दिए, ये दोनों किया एक जैसे तो इसमें क्या होगा, एक ही होगा, तो ये यहाँ रख दिया। अब दोनों को मिलाते हैं तो ये बड़े वाला और छोटे वाला दोनों क्या हो गए, लंबे पौधे प्राप्त हो गए। और इसमें एक है वो तो क्या आपका बोना और दूसरा भी क्या है बोना, दोनों क्या हो गए बोना पौधा प्राप्त होगा इससे हमें। अब इसका जो लक्षण प्रारूपण पात वो कितना दिख रहा है, बाहर से हमें क्या दिख रहा है कि एक तो लंबा है और एक क्या है बोना, यानी 50% लंबे और 50% क्या है बोने। अब जीन प्रारूपण पात आंतरिक संरचना देखते हैं तो इसमें देखते हैं कि 50% क्या दिख रहे हैं आपको, विषम युग्मजी दिख रहे हैं लंबे, और 50% आपको क्या दिख रहे हैं, समयुग्मजी यानी शुद्ध बोने। तो क्या होंगे 50% विषम युग्मजी लंबे और 50% क्या होगा समयुग्मजी बोने। तो इसका लक्षण प्रारूपण पात कितना हो गया, 50% हो गया 1:1 में। और जो जीन प्रारूपण पात है वो भी 1:1 में। ये थे आपका संकर पूर्वज संकरण, जो किस में आता है, जो आता है आपका पृथक्करण के नियम में। अब अंत में जो नियम है वो कौन सा है आपका, जो स्वतंत्र अपव्ययन का नियम, मेंडल का जो तीसरा नियम है वो कौन सा आपका, स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। क्या है स्वतंत्र अपव्ययन का नियम, तो आपका जो स्वतंत्र अपव्ययन का नियम है मेंडल द्वारा दिया गया वो क्या है, द्विसंकर संकरण पर आधारित है। वो दोनों तो किस पर थे, एकल संकर संकरण पर आधारित थे, और ये किस पर आधारित है, द्विसंकर संकरण पर। यानी इसमें कितने नियम, इसमें जो लक्षण लिए जाते हैं वो कितने लिए जाते हैं, 2 लिए जाते हैं। और उसमें कितने लक्षण ले रहे थे, एक ही, कौन सा, लंबाई वाला ले रहे थे। और इसमें कौन सा है, 2 लेंगे। कौन कौन से देखते हैं इसमें, जब 2 या 2 से अधिक विपर्यासी लक्षणों युक्त पादपों को संकरण करवाया जाता है, उसमें तो एक ही ले रहे थे। इसमें क्या हुआ कि जब 2 या 2 से अधिक विपर्यासी लक्षण, उसमें क्या थे, एक ही विपर्यासी लक्षण था। इसमें जब 2 या 2 से अधिक विपर्यासी लक्षणों युक्त पादपों को संकरण करवाया जाता है तो एक लक्षण की वसांगति का दूसरे लक्षण की वसांगति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्वतंत्र अपव्ययन का नियम बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं और अपव्ययित होते हैं या संचरित होते हैं अगली पीढ़ी में। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। तो क्या है स्वतंत्र अपव्ययन का नियम, कि जब 2 या 2 से अधिक विपर्यासी लक्षणों युक्त पादपों का संकरण करवाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है कि जो एक लक्षण, 2 लक्षण ले रहे हैं तो एक लक्षण का दूसरे लक्षण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वसांगति का। तो
वो दोनों स्वतंत्र रूप से अलग अलग आपकी स्वतंत्र रूप से वशांगति हो जाती है दोनों की, और ये दोनों क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं और या अपव्यय होते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्वतंत्र अपव्यय का नियम। यानी दोनों अलग एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, दोनों स्वतंत्र अलग अलग आपके क्या करते हैं, संचरित हो जाते हैं। अब इसमें देखते हैं किस प्रकार, उदाहरण के रूप में देखते हैं हम क्या ले रहे हैं, अब जनक के रूप में ले रहे हैं। दो लक्षण कौन से ले लिया आपको, एक तो ले लिया गोल पीले वाला, यानी एक तो गोल हो गया, गोल इसकी आकृति हो गई, और पीला उसका क्या हो गया, रंग हो गया। इसमें एक ले लिया हरा और दूसरा कौन सा ले लिया आपने, झूरीदार। अब जो गोल पीला है, गोल पीला आपने लिया है, उसमें ये तो था जनक। अब आपको जो उसके बाद में जो ले रहे हैं ये युग्मक है आपके, तो इनमें से दोनों में से एक एक ले लिया आपने दोनों में, एक तो इस पीले वाले का और एक इसमें गोल वाले का, और इसी प्रकार इसमें ले लिए दोनों। अब ये तो थे आपके युग्मक। अब F1PD जब हम प्राप्त करते हैं तो इसमें क्या प्राप्त होते हैं, आपको पीले गोलाकार विषम युग्मजी प्राप्त होते हैं F1PD में। ये इस प्रकार के युग्मक प्राप्त होते हैं। अब जब F1PD में हम वापस क्या करवाते हैं, स्वपरागण करवाते हैं। स्वपरागण करवाने के बाद में हमें 4 प्रकार के जो आपके जो विकल्प युग्म है वो प्राप्त होते हैं। कैसे, किस प्रकार प्राप्त करते हैं हम इसको, इनको प्राप्त करते हैं। देखो ये जो आपको बड़ा वाई दिख रहा है ना, ये और छोटा वाई ले लिया एक बार तो, और फिर क्या करते हैं, फिर इसके बाद में हम देखते हैं दूसरा हम ले रहे हैं एक बड़े वाला और दूसरा छोटे वाले, यानी पहले इस एक का दोनों के साथ करवाना है, फिर इस दूसरे का दोनों के साथ करवाना है। तो आपको 4 प्रकार के इस प्रकार युग्म प्राप्त होंगे। फिर इसमें क्या करवाना, आपको इनसे स्वपरागण करवाने के बाद में इनसे आपको F2PD प्राप्त करनी है। तो F2PD प्राप्त करने के लिए देखते हैं हम, तो F2PD हम जब प्राप्त करते हैं तो क्या होता है, इस पर ये तो आपने क्या ले लिए, ये तो आपने लिए हैं मादा, और ये किस में लिए हैं, नर के रूप। यानी मादा का संकेत होता है वो इस प्रकार का दर्शाते हैं, और नर को, जो नर है उसको तो इस प्रकार दर्शाते हैं, और मादा को ये नीचे वाला ये इस प्रकार दर्शाते हैं। अब देखो इन दोनों को आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये आप 2 मिनट में बना सकते हो। कैसे, ये जो आप बना रहे हो इन दोनों को मिलाना है आपको। सिर्फ ये जो वाई है, बड़ा वाई है, इसमें बड़ा वाई है, फिर इसमें बड़ा आर है, बड़ा आर है, इन दोनों को लिख दिया आपने। ये देखो सिर्फ यही है। इसी प्रकार इन सभी को लिखना है आपको। इस प्रकार आपको कितने युग्म प्राप्त होंगे, 16 प्रकार के आपको बीज प्राप्त होंगे, 16 प्रकार के। अब इस जो 16 प्रकार है उसमें हम देखते हैं कैसे कैसे प्राप्त हो रहे हैं। बना तो सकते हो आप, कैसे कि इस ऊपर वाली जो लाइन है उन सभी का पहले इसके साथ करवाना है, पहले वाले के साथ, फिर इस नीचे वाली का है इसका करवाना है, 2 नंबर वाले का ऊपर सभी वाले के साथ में, फिर 3 नंबर वाले का करवाना है, फिर 4 नंबर वाले का। इस प्रकार आपको जो लक्षण प्रारूप अनुपात, यानी लक्षण प्रारूप अनुपात कौन सा, जो बाहर से देखते हैं कैसे, ये आपको जो ये दिख रहा है, पहले का बता देता हूँ आपको कि जो आपको दोनों बड़े वाई है और दोनों छोटे, दोनों कौन से हैं, बड़े आर है। इसको हमने क्या बोला था शुरू में, देखो हमने जब शुरू लिया था तो क्या बोला था, बड़ा वाई और बड़ा आर, इसको बोला था आपने पीला गोलाकार। इसी प्रकार इसमें लेना है आपको। दूसरा है इसी में आपको दोनों बड़े वाई हो गए और एक बड़ा आर हो गया, एक छोटा आर हो गया। इसी को क्या बोलना है आपको, गोल पीला। क्यों बोलना है गोल पीला, क्योंकि ये जो आपका आर वाला, छोटे आर वाला जो लक्षण है वो क्या रह गया, अप्रभावी रह गया, इसीलिए इसको क्या बोलता है, गोल पीले। इसी प्रकार इस पहले वाले में आपको कितने प्राप्त होंगे, चारों के चारों गोल पीले प्राप्त होंगे। फिर इसमें गोल पीला इधर दिख रहा है, फिर इसके बाद में ये दिख रहा है, फिर इसके बाद में ये दिख रहा है और गोल पीला। इस प्रकार ये कितने होंगे, 9 प्राप्त होंगे आपको गोल पीले। फिर इसी प्रकार आपको जो लक्षण प्रारूप अनुपात है वो कितना प्राप्त हो रहा है, 9:3:3:1, या 9:3:3:1। इन सभी को जोड़ के देखना आप कितने, 16 आना चाहिए। उसके बाद में जो जीन प्रारूप अनुपात है उसको हम देखते हैं अलग अलग, सभी को अलग अलग आंतरिक संरचना देखते हैं तो कितना प्राप्त होता है आपको, 1:2:2:1:1:2:1:1:2:1:1, यानी 100। इसका सूत्र देख सकते हैं 122, 412, 121। ये क्या आपका जीन प्रारूप अनुपात। ये आप पूरी सारणी बना सकते हो इस प्रकार। अब जो लक्षण, आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो
द्विसंकरण है, या फिर ये पूछ सकते हैं कि जो स्वतंत्र अपव्ययन का नियम है उसमें जीन प्रारूप अनुपात कितना होता है, तो ये नीचे वाला बताना है। लक्षण प्रारूप अनुपात फिनोटाइप पूछा जाए तो आपको ये बताना है। इस प्रकार आप देख सकते हो, बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इसमें और छोटा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ये था आपका स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। और हम जब पढ़ रहे थे उसमें हमने एक पॉइंट छोड़ दिया पीछे, कौन सा था? वो था आपका जो मेंडल थे उसने हमने पढ़ा कि 7 प्रकार के लक्षण लिए थे। कितने प्रकार के लिए थे? 7 प्रकार के लक्षण लिए थे। 7 प्रकार के जो लक्षण हैं वो कौन कौन से थे वो हमें देखना है कि वो जो 7 प्रकार के लक्षण हैं जो लिए थे, जिस प्रकार पहला उसने लिया था, कौन सा लिया था? पहला उसने लिया पादप की ऊंचाई, यानी जो पादप की ऊंचाई है वो लिया था। तो उसमें उन्होंने लिया पादप की ऊंचाई में कि पहला प्रभावी रूप में लिया उसने लंबा, जैसे हम देख रहे हैं कौन सा लिया था? लंबा, यानी बड़ा टी। दोनों के प्रभावी में कौन सा हो गया? बड़ा टी हो गया। अप्रभावी में कौन सा हो गया आपका? छोटा टी हो गया, बोने रूप में। उसी प्रकार उसने लिया था पुष्प की दूसरा लक्षण कौन सा लिया था? पुष्प की स्थिति ली थी। तो पुष्प की स्थिति में उन्होंने क्या लिया था? पुष्प की स्थिति में उन्होंने लिया कक्षीय और कौन सा लिया? अग्रस्थ। उसके बाद में तीसरा जो उसने लक्षण लिया वो कौन सा लिया? परिपक्व फली का रंग। परिपक्व जो फली का जो परिपक्व फली की जो आकृति वो कौन सी थी? एक तो फूली हुई आकृति, वो लक्षण लिया उसने। और दूसरी कौन सी प्राप्त हुई उसको? संकीर्णित, यानी जो सिंकुड़ी हुई। अब जो चौथा उन्होंने लक्षण लिया वो कौन सा लिया था? अपरिपक्व फली का रंग लिया था। जो अपरिपक्व फली थी उसका रंग कौन सा था? हरा रंग और एक पीला रंग। पीला रंग कौन सा हो गया? अप्रभावी हो गया। हरा क्या हो गया? प्रभावी होगा। उसी प्रकार पांचवा लक्षण उन्होंने लिया था पुष्प का रंग लिया था। जैसे पुष्प का रंग कौन सा? बैंगनी और एक सफेद। बैंगनी कौन सा हो गया? प्रभावी, और बैंगनी पर प्रभावी कौन सा हो गया? अप्रभावी कौन सा हो गया? सफेद। उसके बाद में उन्होंने छठा जो लक्षण लिया वो कौन सा लिया? बीज की आकृति का। बीज की जो आकृति है वो एक तो ली थी उन्होंने गोलाकार, कौन सी ली थी? गोलाकार, राउंड शेप में ली थी। और दूसरा क्या उसने क्या लिया था? झुर्रीदार, व्रिंकल रूप में उन्होंने ली थी। अब जो है आपकी 7वां जो लक्षण है वो कौन सा था? उनका बीजों का रंग। बीजों के रंग में उन्होंने क्या लिया? पीला और हरा। पीले में उन्होंने क्या दर्शाया? वाई से, बड़े वाई से, और हरे को क्या दर्शाया? छोटे वाई से दर्शाया। यानी उन्होंने 7 प्रकार के लक्षण लिए। उन्होंने 7 प्रकार के लक्षणों में ये आपको सारणी दी हुई है आपकी किताब में, वो आप पढ़ सकते हो। और उन्होंने प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि 7 प्रकार के लक्षण कौन से हैं। उनमें जो प्रभावी है उनको किससे दर्शाते हैं? हमें बड़े से, और जो अप्रभावी है उनको किससे दर्शाते हैं? छोटे अक्षर से दर्शाते हैं, ABCD के। इसी प्रकार ये थे आपके तीनों नियम। उसके बाद में जो आपका बचता है वो आता है आपका वसांगति के नियमों का महत्व क्या है। वसांगति की, अब जो देखो कि मेंडल था, उन्होंने जब नियम दिए थे उनसे पहले हमें किसी प्रकार की वसांगति का ये अध्ययन नहीं था कि किस प्रकार वसांगति होती है, किस प्रकार हम जो है उन्नत किस्म प्राप्त करते हैं। आज है हमारा जो वैज्ञानिक है हमारे, वो क्या है कि अलग अलग प्रकार से उन्नत किस्में प्राप्त कर रहे हैं, अधिक उत्पादन प्राप्त करने वाली, रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली। ये सभी किसके कारण संभव हुआ है? ये सभी किसके कारण संभव हुआ है? मेंडल के नियमों के कारण ही। देखते हैं इसमें क्या महत्व है मेंडल के नियमों का। पहला है कि सजीवों में प्रभाविता का पाया जाना क्या है? एक अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जिसका क्या है कि अनेक हानिकारक एवं घातक जीन अप्रभावी होने के कारण प्रभावी जीन की उपस्थिति अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। दूसरा है उसका महत्व है कि जीन कल्पना, यानी जो जीन कल्पना है वो किसके द्वारा संभव हो सकी? मेंडल के नियमों के कारण। उनकी पुष्टि किस नियम से होती है? पृथक्करण के नियम के द्वारा। तीसरा उसका जो महत्व है वो कौन सा है? पृथक्करण के नियम के अनुसार एक जीन के 2 युग्म विकल्पी होते हैं जो विपर्यासी लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। यानी इसके द्वारा हमें पता चला कि किस प्रकार लक्षण को लिया जाता है, कितने लक्षण होते हैं, यानी 2 विपर्यासी लक्षण होते हैं, एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी। अब चौथा जो उसका महत्व है वो कौन सा है कि मेंडल के नियमों में नए लक्षण द्वारा संकर संतति उत्पन्न कर सकते हैं। यानी 2 संतति है आपकी जनक। पहले तो हम क्या कर रहे थे? उन्हीं को प्राप्त कर रहे थे, उन्हीं से। अब क्या है? उनसे संकर, यानी एक दूसरी किस्म और दूसरी
दोनों को अलग अलग किस्मों को क्या कराते हैं, संकरण करवाते हैं और फिर उनसे संकर संतति है वो उत्पन्न की जाती है। किसके कारण संभव हुआ ये? मेंडल के नियमों के कारण। उसके बाद में अनुपयोगी लक्षणों को हटाया जा सकता है और उपयोगी लक्षण को एक साथ एक जाति में रखा जा सकता है। और क्या महत्व है इसका कि इसको जो अनुपयोगी जो लक्षण हैं उनको हटा सकते हैं और जो उपयोगी लक्षण हैं उनको एक साथ एक जाति के पौधों में लाया जा सकता है। ये किसके कारण संभव हुआ है? वसांगति के नियमों के कारण। और क्या है इसका महत्व है? और इसका महत्व है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता हो और अधिक उत्पादन देने वाली किस्में हैं उनको तैयार किया जा रहा है या किया गया है। और एक जो मानव में है वो कौन सी है कि मानव में सुधार किया जाता है, मानव के जीन में वो सुधार किसके द्वारा किया जाता है? वो है सुजानकी है। किसको क्या बोलते हैं? उस शाखा को सुजनकी बोलते हैं उसको। और वो किसके कारण है? वो है आपके इस मेंडल के नियमों पर आधारित है। सुजानकी है ये पूरी की पूरी है वो मेंडल के नियमों पर आधारित है, जो कि क्या किया जाता है इसके अंदर मानव जाति में सुधार यानी इसके जो जीन हैं उनमें सुधार किया जा सकता है। वो किस पर आधारित है? आपकी मेंडल के नियमों पर। इस प्रकार ये जो आपका आनुवंशिकी पाठ है ये पूरा आपका यहीं पर समाप्त होता है। और इसमें इस पाठ में यदि कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू। अब यदि किसी को नोट्स की आवश्यकता हो तो आप इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हो। और यदि आपको 10वीं क्लास का पूरा कोर्स करना है परीक्षा से पहले तो इस YouTube चैनल के माध्यम से आप कर सकते हो। धन्यवाद। थैंक यू।